नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के पार्ट 1 पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पर डिस्कशन करेंगे और मैक्सिमम 2 पार्ट में हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे की समरी है ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगी। पहली वीडियो में चैप्टर 1 पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमने चैप्टर्स में भी वैल्यू एडिशंस किए हैं ताकि क्रमबद्ध तरीके से आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे आज का जो चैप्टर रहेगा इसमें हमने बहुत सारा डाटा इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 से भी लिया है ताकि चैप्टर 2 को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 8-8.5 रहने का अनुमान लगाया है सर्वे की तरफ से। ऐसी ही बात कुछ विश्व बैंक ने और एशियाई विकास बैंक ने भी की है, जिन्होंने 8.7 और 7.5% की ग्रोथ रहने का एक अनुमान लगाया है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि आईएमएफ है, उसका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट आती है, इसने भी 22-23 में भारत की जो रियल जीडीपी विकास दर है उसको 9% रहने का अनुमान लगाया है। और अगर ऐसा रहा तो आगामी 3 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत की होगी। ठीक है, तो ये जीडीपी के बारे में हमने समझा। अब देखिए, ये फर्स्ट लॉकडाउन लगा, ये सेकेंड लॉकडाउन लगा। यहाँ पे एक टाइमलाइन दी हुई है 2020-21, 2021-22। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है ब्लू लाइन है ये जीडीपी है और ये हमारा जीवी है। अच्छा, ग्राफ में जाने से पहले जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए जीडीपी क्या है, एक देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं, उनका एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खरीदारी करने जाती हूँ तो मेरी नज़र से मैं कितना प्राइस पे कर रही हूँ, टूथपेस्ट का, बिस्किट का, ब्रेड का, हीटर का, एसी का, उन सब का मिला के जो टोटल एक वैल्यू निकल के आती है, एक बहुत साधारण भाषा में उससे आप जीडीपी कह सकते हैं। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं जाऊँ तो जो जीडीपी का फॉर्मूला होता है, देखिए उसमें कंज्यूमर के नज़रिए से देखा जाता है, यानी कि मैं कितनी चीज़ें मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस में कितना पे करती हूँ चीज़ों का। तो देखिए निजी खपत, कंज्यूमर जो है या आप कह सकते हैं प्राइवेट कंजप्शन जो है वो, प्लस आप जो है इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, यानी कि देखिए प्राइवेट कंजप्शन कितनी हो रही है प्लस जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंट्री में वो कितना हो रहा है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से खपत कितनी हो रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है, साथ में जो है आपका नेट फॉरेन ट्रेड, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दें तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है इक्वल टू जीडीपी के। ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए एक देश के अंदर टोटल प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है उन सब को आप जोड़ देंगे तो आपकी जीडीपी निकल के आ जाएगी। अगर ये जीडीपी है तो फिर जीवीए क्या है। देखिए जीवीए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से है, मार्केट प्राइस पे है, जो आप चीज़ें बाजार में खरीदते हो। जीवीए देखिए एक औद्योगिक यूनिट के नज़रिए से है, डिमांड साइड से नहीं, सप्लाइड साइड से है। मतलब कि एक औद्योगिक यूनिट है, मान लीजिए वो बिस्किट का प्रोडक्शन करती है, तो एक बिस्किट में आटा भी लगता है, चीनी भी लगती है, कुछ बटर भी लगता है। तो उस कच्चे माल को हटा दीजिए, उसमें जो इनपुट लगी उसको हटा दीजिए और फिर उसके बाद जो एक वैल्यू एडिशन उसके अंदर हुआ है वो जीवी, यानी कि आपका वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसको दरअसल जीवीए बोलते हैं। ये दरअसल जो जीवीए होता है ये आपका सप्लाई साइड की तरफ की चीज़ को बताता है, यानी कि इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसको जीवीए कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जीडीपी हर एक चीज़ का एडिशन हो गया, यानी कि चाहे आटा हो, चीनी हो, बटर हो, बिस्किट हो, ये सब का जो है मिला के आप जितना पे करते हैं मार्केट में वो टोटल आपका जीडीपी में चला जाता है। लेकिन अब ये जो बिस्किट के अंदर आटा, बटर, चीनी इसको डलने के बाद बिस्किट बना, तो इन सब का अंदर वैल्यू एडिशन होके बिस्किट बना। तो कच्चा माल सारा हटा दीजिए, वो जो बिस्किट बना
मान लीजिए आटा 10 रुपए का था, बटर 20 रुपए का था, चीनी 5 रुपए की थी, वो हटा के अब बिस्किट कितने में बिका है, वो वैल्यू एडिशन कितने रुपीस का हुआ है, वो जीवे होता है। ये एक लेमन लैंग्वेज में है, आम बोलचाल की भाषा में मैंने आपको समझाया। टेक्निकल डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से हो जाती है, जैसे मैंने आपको जीडीपी की बताई। तो इतना आप समझ गए। अब आते हैं अपने ग्राफ पे। तो देखिए फर्स्ट लॉकडाउन में एकदम से क्या है, जीडीपी हो या जीवी हो, दोनों डिप कर गए और फिर ये अगेन क्या है, रिबाउंड कर गया। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि एक वी शेप रिकवरी जो है हमारी अर्थव्यवस्था की हो रही है। फिर जब सेकेंड वेव आई तो डिप तो तब भी हुआ, लेकिन देखिए इतना नहीं हुआ, कम हुआ, ठीक है। उसमें भी जीवी में ज़्यादा डिप हुआ, जीडीपी में इतना नहीं हुआ। और अगेन ये क्या है, फिर से रिबाउंड की तरफ चल रहा है। इसी तरह देखिए जो जीडीपी है ये प्री पेंडेमिक लेवल की थी, यानी कि प्री पेंडेमिक लेवल से अब ऊपर हो चुकी है, जितनी पहले थी उससे ज़्यादा हो चुकी है। सेम जीवी के साथ भी हुआ है कि महामारी से पहले जितना चल रहा था अब ये उससे भी ऊपर चल रहा है, उससे ऊपर आ गया है, ठीक है। ग्राफ समझ के इसके बाद देखिए अगर सेक्टर वाइज बात की जाए नॉमिनल जीवीए की, अब मैंने आपको कल दो टर्म बताई थी, एक रियल और एक नॉमिनल। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखिए नॉमिनल वो होता है जो आज के करंट प्राइस हैं, जो उन प्राइसों पे अगर आप जो है निकालते हैं तो उसको नॉमिनल बोलते हैं। इसमें इन्फ्लेशन को, महंगाई को एडजस्ट नहीं करते। रियल क्या होता है, बेस ईयर पे। मान लीजिए आपने 2011 को बेस ईयर माना था, तो 2011 में जो प्राइस थे उन प्राइस के ऊपर जब आप जीडीपी निकालते हैं तो वो रियल जीडीपी कहलाती है। कैसे निकालते हैं, आज के सारे प्राइस जोड़ लीजिए, उसमें से महंगाई को घटा दीजिए, फिर आपके पास जो बचेगा वो आपका बेस ईयर पे आ जाता है। महंगाई को आपने किस हिसाब से घटाना है, 2011 का बेस ईयर लेके। इसको ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, देखिए हो सकता है जीडीपी लगातार ग्रोथ कर रही हो, लेकिन ग्रोथ वो शायद इसलिए ना कर रही हो क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है महंगाई ज़्यादा हो रही हो इसलिए हो रहा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगेन बिस्किट्स पे आते हैं। बिस्किट्स मेरे फेवरेट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। तो ठीक है, बिस्किट्स पे आते हैं। देखिए हो सकता है बिस्किट, वही सेम बिस्किट 100 ही बन रहे थे और 10 रुपये में बिक रहे थे, तो आपका कितना हो गया, 1000 हो गया, तो जीडीपी आपकी 1000 थी। वही 100 बिस्किट के पैकेट बन रहे हैं लेकिन अब वो 20 रुपये में बिक रहे हैं, तो जीडीपी आपकी 2000 हो जाएगी। तो आपके बिस्किट के पैकेट नहीं बढ़े हैं लेकिन जीडीपी बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अगर ये हुआ होता 100 बिस्किट के पैकेट 10 रुपये में बन रहे थे तो 1000 रुपये, अब 200 बिस्किट के पैकेट 10 ही रुपये पे बन रहे हैं तो 2000 रुपये, तो अब एक्चुअल में आपके यहाँ पे जो है प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ना होता है ये अच्छा माना जाता है, महंगाई की वजह से बढ़ना ये अच्छा नहीं माना जाता। इनमें डिफरेंस करने के लिए ही करंट प्राइस पर, आज के मार्केट प्राइस पर जो है जीडीपी निकालते हैं नॉमिनल, और जो बेस ईयर पर यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बनाते हैं उसको बोलते हैं रियल, ठीक है। तो इससे आपको अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है। आ जाइए वापस, अगर नॉमिनल यानी कि करंट प्राइसेस पर जीवीए सेक्टर वाइज बात की जाए तो देखिए एग्रीकल्चर में 19-20 में 18 था, 20-21 में लगभग 20 था, 21-22 में फिर से 18.8 हो गया। वहीं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए जिसके अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ये सब है, तो 26.7 था, ये कम हुआ 25.9 हो गया, अब ये काफ़ी बढ़ गया है और पहले से भी ज़्यादा बढ़ के 28.2 हो गया है। अब आ जाइए सर्विसेज की बात करें, सर्विस में आपकी फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, होटल्स ये सब आ जाता है, लिखा हुआ है देख लीजिएगा। तो 55 था, डिप होके 53.9 हो गया और ये और ज़्यादा डिप हुआ है, इसमें रिबाउंड नहीं हुआ है। इसीलिए सर्वे कहता है कि सर्विसेज पे सबसे बड़ा हिट पड़ा है कोविड की महामारी का, ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद देखिए डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये भी एक बहुत अच्छा होता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट या एक देश के ऊपर कितना उधार है जीडीपी के कंपैरिजन में, तो ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो से बता सकते हैं। हो सकता है जीडीपी आपकी बहुत अच्छी हो, अच्छा ग्रोथ कर रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उधारी भी आपकी बहुत ज़्यादा हो रखी हो, तो बेसिकली उधारी वाली जीडीपी नहीं, तो उसको भी देखने के लिए ये निकालते हैं। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स
आपको आम बोलचाल की भाषा में बताऊंगी, एक भी डेफिनेशन इसमें टेक्निकल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उसी आम बोलचाल की भाषा में उधार वाली जीडीपी अच्छी नहीं होती है उतनी ज़्यादा, और उसको पता करने के लिए आपका जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकालते हैं। तो देखिए ये लगभग कांस्टेंट ही चल रहा था, फिर ये थोड़ा सा कम हुआ आपका 16-17 में, ठीक है। उसके बाद 18-19-20 तक देखिए ये 18-19 तक सेम रहा, लेकिन 20 में ये बढ़ गया, और अभी अगर 20-21 की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और 59.3% पे ये पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से सरकार की उधारी में बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ तो जीडीपी गिरी है, ऊपर से गवर्नमेंट की उधारी में बढ़ोतरी हुई है, तो हमारा देखिए टैक्स डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? देखिए जो टैक्स किसी की इनकम पे लगता हो या फिर कोई एक्टिविटी उसके द्वारा की जाती है, जैसे उसने क्या किया भाई, कोई यूनिट खोल ली और वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई कॉरपोरेशन है वो बिस्किट्स बना रही है, अगेन बिस्किट्स का एग्जांपल, ठीक है। तो उस एक्टिविटी पर या फिर किसी व्यक्ति की इनकम पर, कोई जॉब करता है उसकी इनकम आती है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन प्रोडक्ट और सर्विसेज पर, बिस्किट पर, ठीक है, कोई सर्विस, आप खाना खाने जाते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स की जो लायबिलिटी होती है वो शिफ्ट नहीं की जा सकती, मतलब जिसकी इनकम है, जो एक्टिविटी कर रहा है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी शिफ्ट हो सकती है, हर वो व्यक्ति जो बिस्किट खरीद रहा है उसको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा जितना भी बिस्किट के पैकेट पर लगा है, ठीक है, समझ गए। तो अब देख लेते हैं, अब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस आते हैं। अब देखिए कॉरपोरेशन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और टैक्स ऑन इनकम एक डायरेक्ट टैक्स है। तो ये देखिए हमारा एकदम से कम हुआ लेकिन अभी ये फिर से बढ़ गया है। इसी तरह इनकम थोड़ा सा कम हुआ लेकिन काफ़ी अच्छा भी बढ़ गया है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, इसमें आता है कस्टम, एक्सरसाइज ड्यूटी और आपका जीएसटी। कस्टम और एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। पहले समझते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी। देखिए आपकी कंट्री के अंदर ही, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं गुड्स, उन पे जो टैक्स लगता है उसको एक्सरसाइज टैक्स या एक्सरसाइज ड्यूटी बोलते हैं। अगर कस्टम की बात की जाए तो जो गुड्स हैं वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करके आपकी कंट्री में आ रहे हैं, ब्रिटेन में कुछ बना लेकिन इंडिया में आके बिक रहा है, उस पर सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ पे आइए, ये भी कम होके बढ़ा है, कम होके बढ़ा है, ये देखिए कम हुआ और फिर बढ़ा है, यहाँ पे देखिए लगातार बढ़ा, यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ा, यहाँ पे फिर जो है, यहाँ पे सिर्फ जो है जो आपका एक्सरसाइज ड्यूटी है वो लगातार बढ़ा है, कम फिर ज़्यादा, बाकी कम होके बढ़ा है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक्सरसाइज ड्यूटी आपका बढ़ा है। ये कब से बताया? 19, 20 और 21 का आंकड़ा जो है कलर वाइज दिखाया गया है। नेक्स्ट ग्राफ समझते हैं। देखिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उन पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी इनकम पे कोई टैक्स लग रहा है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। या फिर कॉरपोरेशन के अलावा कहीं और से भी जो इनकम आपकी हो रही है और इस इनकम पे जो लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। फिर होते हैं आपके कस्टम, एक्सरसाइज ड्यूटी, जीएसटी। ये तीन आपके क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और ये दो आपके क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो देखिए 25% आपका कॉरपोरेशन टैक्स आया है, ठीक है, जीएसटी आपका 29% आया है, इनकम पे जो है वो 25% आया है, उसके बाद यूनियन जो है आपका 15% आया, कस्टम आपका 6% आया है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से आपका जो टैक्स की कंपोजिशन है वो बता दिया है, और यहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार जो टैक्स की कलेक्शन हुई है वो डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा हुई है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा हुई है। कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है। इसकी पूरी कंपोजिशन देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा आई है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं महंगाई की। महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति, इसको दो तरीके से नापा जाता है, एक सीपीआई और एक डब्ल्यूपीआई। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए डब्ल्यूपीआई क्या होता है? जब
एवरेज प्राइस जो है होलसेल लेवल पर, यानी कि जो हमारे बल्क में सामान बिकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पिल्लो बना के बेचने हैं, वो बल्क में कॉटन खरीदता है, तो बल्क में जो उसने वो कॉटन परचेज की है, उस कॉटन के प्राइस अगर हम देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में आएगा। अब बल्क में कॉटन ले ली, कपड़ा ले लिया, पिल्लोज बना लिए, पिल्लो बन गए, ठीक है। अब एक एक करके वो पिल्लो मार्केट में बिक रहे हैं, आप गए, आपने 2 पिल्लो खरीदे, आप जो उस पे पे करोगे उसके जो प्राइस घटेंगे बढ़ेंगे वो आपका सीपीआई में यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता है। नाम से ही पता चल रहा है सीपीआई, कंज्यूमर यानी कि रिटेल की चीज़ें, ठीक है, उन पे जो महंगाई घटती या बढ़ती है वो सीपीआई में आता है। होलसेल लेवल पर बल्क पर जो घटता बढ़ता है वो आपका डब्ल्यूपीआई में आता है। देखिए डब्ल्यूपीआई आपकी 2 डिजिट पर चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, लेकिन सीपीआई आपके सिंगल डिजिट पर आ गई है, ये कम हो गई है। देखते हैं, देखिए अगर हम सीपीआई की बात करें तो ये 6.2% थी 2021 में। फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे कुछ प्रतिबंध लगे, आपूर्ति श्रृंखला में कुछ व्यवधान हुए, फिर 21-22 अप्रैल दिसंबर में देखें तो ये कम हो गई, 5.2% हो गई। पहले ये इसी अवधि में 6.6% थी। ये कम क्यों हुई? क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि फूड की जो इन्फ्लेशन थी उसमें नरमी आई है, सब्जियां वगैरह थोड़ी सस्ती हुई है, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अलावा जो मुद्रास्फीति थी आपकी वो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल पे, पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों पे और उच्च कर जो थे उनके द्वारा संचालित होती है, इसकी वजह से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो सीपीआई हमारी कम हुई है। यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये जो ब्लू है ये आपका सीपीआई लगभग कांस्टेंट है, थोड़ा कम हुई है, उसके बाद अभी फिर से लगभग ठीक ही है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में देखिए कितना ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन मिल रहा है, और अभी ये 2 डिजिट में जो है चल रही है, ठीक है। तो ये आपने समझा। इसके बाद देखिए चालू खाते की बात करते हैं। चालू खाता क्या होता है? आपने कुछ गुड्स को जो है बाहर कंट्री में भेजा, कुछ गुड्स बाहर की कंट्री से आपके पास आए, दोनों के बीच में आपने जब घटा जोड़ किया तो पता चला हमने इतने बेचे नहीं जितने हमने खरीदे, तो आपका वो चालू खाता कहलाता है। अगर आपने बेचा कम है और खरीदा जाता है तो चालू खाता घाटे में चला जाता है। क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें कम हो गई थी, इंटरनेशनल जो हमने इंपोर्ट्स किए थे वो कम हो गए थे, तो बीच में कुछ समय के लिए ये हमारा सरप्लस में था, यानी कि हमारे पास अधिशेष था। लेकिन फिर से क्योंकि इंपोर्ट बराबर होने लग गए, इंपोर्ट बढ़े हैं, एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़े, और साथ में पेट्रोलियम वगैरह की खपत फिर से उतनी ही होने लग गई है, तो अभी चालू फिर से जो खाता है वो घाटे में चला गया है। यही यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए ये इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट चला था और फिर ये यहाँ आया है। अब यहाँ समझते हैं कैसे हुआ है। देखिए भारत का जो चालू खाता था 2020 में 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिशेष था, है ना। इसकी तुलना में ये 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे में फिसल गया है। क्यों हुआ है ऐसा? व्यापारिक घाटे में वृद्धि के कारण हुआ है। रीजन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए सरकार की जो एक तरीके से बजट में घाटा आता है। अगर बजट में टोटल जितनी कमाई हुई है, चाहे वो जो रेवेन्यू हो कैपिटल हो, टोटल जो खर्चा हुआ है चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, वो तो बजटरी घाटा होता है, उसको एक तरफ कर दीजिए। अब देखिए सरकार की इतनी कमाई नहीं हुई, इतना रेवेन्यू नहीं था, वर्ड है रेवेन्यू, यहाँ पे कैपिटल की बात नहीं हो रही है। रेवेन्यू जो सरकार को टैक्सेस से मिलता है, लेकिन सरकार ने खर्चा ज़्यादा कर दिया है। आमदनी 98, खर्चा रुपया अगर हो गया है तो सरकार उसको कैसे पूरा करती है? मार्केट से उधारी लेके। ये हमने समझा था फर्स्ट पार्ट में। तो अगर सरकार की रेवेन्यू में जो है इतना नहीं हुआ लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है और इसमें मार्केट बोरोइंग को ना मिलाया जाए तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। यानी कि बाजार की उधारी को हटाकर सरकार का जो घाटा बचता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ये हुआ, ठीक है। अब समझते हैं राजकोषीय घाटा कितना था? 46.2% था, जबकि 2020 में ये 135.1% था। इतना ज़्यादा हाई था। अभी देखिए 19-20 में 49.1% था, ठीक है। 2020-21 में 59.3 हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उधार में वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बताया है। फिस्कल आपको समझ में आ गया, प्राइमरी डेफिसिट समझते हैं। देखिए सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है,
उसमें से सरकार कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। अगर हम ये घटा दें, भाई सरकार उधार लेके रखती है ना, बार बार हम बात कर रहे हैं कि सरकार पे कितना उधार है, तो उस उधार में इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। तो उस इंटरेस्ट को अगर आप घटा देंगे फिस्कल डेफिसिट में से, तो जो आपका निकल के आता है ये आपका हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, यही बात कर रहे हैं, 19, 20 और 21 बताया हुआ है। ठीक है, फिस्कल और प्राइमरी, तो फिस्कल देखिए आपका ये बढ़ा और अब ये फिर से कम हुआ है, सेम प्राइमरी भी आपका बढ़ा और फिर से ये कम हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट देखिए कुछ नहीं रहता है, हमेशा चीज़ें बदलाव ही होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो सब्सिडी देती है मेजर सब्सिडी, उसके बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट कहाँ देती है, तो देखिए फूड सब्सिडी, उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडी और नंबर 3 पर पेट्रोलियम सब्सिडी आता है। टोटल सब्सिडी जो मेजर वाली है वो कितनी है, 2.3 लाख करोड़। तो इतना ज़्यादा खर्चा जो है सरकार का सब्सिडी देने में ही चला जाता है। इस 2.3 लाख करोड़ में से भी देखिए 1.64 लाख करोड़ तो आपका फूड सब्सिडी ही हो जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट लॉकडाउन में दोनों गिरे हैं, ठीक है, सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव डाउन में देखिए ये ज़्यादा नहीं गिरे और हमारा जो एक्सपोर्ट था उसमें तो थोड़ा सा कांस्टेंट ही देखने को मिला है। यहाँ देख के साफ हो रहा है हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, और यहाँ पे तो देखिए इनके बीच में गैप एक तरीके से बड़ा ही है, इसीलिए चालू घाटा अधिशेष से वापस किस में चला गया है, चालू घाटे में ही चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे देखिए आईआईपी इंडेक्स यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है आपका उसके बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए किसी अवधि के अंदर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके अंदर कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो वो जो आपका होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के तहत बताया जाता है। ये सही पिक्चर देता है आपकी औद्योगिक इकाइयों की। इंडस्ट्रियल नाम ही आ रहा है ना, तो प्रोडक्शन नाम ही आ रहा है, इसी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन चल रही है उसके बारे में सही पिक्चर यही दी जाती है। इसमें से भी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी वो 8 कोर इंडस्ट्रीज है। यूपीएससी में इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कोल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। ठीक है, बाकी आप बताइएगा। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको थोड़ा अलग से बताते हैं। तो देखिए ये लगभग समान चला है, यहाँ पे बस अगर आप देखेंगे तो आईआईपी थोड़ा ज़्यादा गिरा है, 8 कोर इंडस्ट्रीज फिर भी कम गिरे थे, फिर ये लगभग समान चल रहा है, फिर से आईआईपी थोड़ा ज़्यादा डिप हुआ था, ये ठीक ही चल रहा था, और अभी ये लगभग फिर से बराबर चल रहा है और कांस्टेंट ये नहीं हो पा रहा है, फ्लक्चुएशन इसमें लगातार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब एग्रीकल्चर की बात की जाए। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर ने रिलेटिवली फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है और यही एक ऐसा सेक्टर था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी। ठीक है, तो देखिए कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, 21-22 में इसके 3.9% से बढ़ने की उम्मीद है, और इसमें भी पशुधन, डेयरी और जो मत्स्य पालन वाले जो रिलेटेड क्षेत्र होते हैं उस सबके समग्र विकास को क्या है, एक तरीके से प्रेरित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर एग्रीकल्चर में और अलाइड सेक्टर में जीवीए की बात करें तो ये लगातार इंक्रीज पे दिख रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में ना 2017-18 से 21-22 की बात की जाए तो इसका जो जीवीए वो लगातार इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वे ने क्या कहा है कि क्या करने से एग्रीकल्चर और अच्छा होगा। हमारे एग्रीकल्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हमेशा यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैंने ये स्लाइड जो है ली है। तो सर्वे कहता है तिलहन, दलहन, बागवानी और फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। खेती में सिंचाई, निवेश, ऋण और बाजारों के मुख्य मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा मूल्य देने वाली और कम पानी सिंचाई के लिए ले ऐसी फसलों की ओर स्थानांतरण करने की आवश्यकता है। नैनो यूरिया और जैविक खाद जैसे विकल्प पे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन को प्रोटेक्ट करें, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी की भी जो है एक तरीके से रक्षा करते हैं, अधिक उत्पादक होते हैं। मोटे अनाजों को प्रमोट करने की बात की और यही बात बजट ने भी की है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए,
यहाँ पे टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन से थे, हमने कौन से 10 कृषि जो उत्पाद हैं वो बेचे हैं बाहर, उनके बारे में देखिए दिया है। तो मराइन प्रोडक्ट्स, समुद्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद राइस बासमती के अलावा, फिर मसाले, फिर शुगर, बुफेलो मीट, फिर राइस बासमती, फिर कॉटन रॉ, उसके बाद आप अलग से देख लीजिएगा। तो ये हमारे टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स थे। अब उद्योग और बुनियादी ढांचे की बात की जाएगी। देखिए 7% माइनस में ग्रोथ गई थी, ठीक है। उसके मुकाबले में 21-22 की बात की जाए तो अनुमान है कि 11.8% से ये बढ़ेगा। समीक्षा कहती है कि अगर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रवाह में तेजी आए तो समग्र कारोबारी धारणा में जो है सुधार के संकेत है। इसके अलावा नॉमिनल GVA मैन्युफैक्चरिंग की औसत हिस्सेदारी 16.3 थी, ये घटकर 14.4 हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से 15.3 होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो था, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो 8.4% से सिकुड़ गया था। और रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट प्रदर्शन पर कुछ अध्ययन किए, उससे पता चला महामारी के बावजूद जो दूसरी तिमाही थी, ठीक में कॉर्पोरेट्स का शुद्ध लाभ जो है 10.6% के स्तर पर पहुंच गया था। इतना डिफिकल्ट डाटा में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन इंडेक्स था आपका, वो अभी जो है रिबाउंड कर रहा है, ये कुछ 8.5% से डिप हुआ था, ठीक है। इसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो डिप होके वापस से अच्छे की तरफ जा रहा है। इतनी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर सकल पूंजी निर्माण यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये क्या है ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट, आपके यहाँ जो निवेश हुआ है, देखिए फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो आपकी अचल पूंजी होती है, जैसे कि मशीनरी, इन्वेंटरीज, ठीक है, आपने इन चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, आपके यहाँ जो है इन चीज़ों में बढ़त हुई है, ठीक है, तो उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नाम से ही पता चल रहा है ना, सकल यानी कि टोटल, स्थिर पूंजी निर्माण यानी कि किसी चीज़ का निर्माण हुआ, इन्वेंट्रीज वगैरह में जितना माल पड़ा रहता है, मशीनरी वगैरह में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, नई जितनी इकाइयाँ खुली है, वो सब मोटे तौर पर कह सकते हैं इसके अंदर आ जाता है। तो देखिए 19-20 के दौरान ये 30.1% था, ठीक है, और 18-19 में कुल औद्योगिक जो स्थिर कीमतों पर था वो 9.9 था, अब इसमें 12.4% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिखाया हुआ है, आपको GFCF एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या होता है, और अभी आपको पता बस ये होना चाहिए कि ये जो है आपका इंक्रीज की तरफ है 2021-22 के Q1 से ज़्यादा Q2 में, ठीक है। कई बार क्या होता है इसके Q2 का कंपैरिजन इसके Q2 से पूछ लिया जाता है, और इसके Q1 का कंपैरिजन इसके Q1 से पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए Q1 बढ़ा है, अगर Q2 की बात की जाए तो ये भी हल्का सा बढ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो देखिए हमारे GDP में 50% से अधिक का ये योगदान देता है, हम जानते ही है। इसमें 8.4% की कमी आई थी, लेकिन अब इसके 8.2% से बढ़ने का अनुमान है, और सबसे ज़्यादा हिट जो है इसी क्षेत्र को हुआ था, ऐसा सर्वे ने बताया है। नेक्स्ट आ जाइए, रोजगार की अगर बात की जाए तो राष्ट्रव्यापी क्योंकि लॉकडाउन लगा था तो शहरी श्रम बाजार पर इसका ऑब्वियस सी बात है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो बेरोजगारी दर बढ़ के कितनी 20.8% हो गई थी, लेकिन अब देखिए अगर हम बात करें तो अब जो है बेरोजगारी दर केवल 9.3% रह गई है। इसके अलावा अगर EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो है नया जो पेरोल डाटा है, यानी कि नए लोग कितने उसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, तनख्वाह पे कितने लोग अभी जा रहे हैं, तो औपचारीकरण में तेजी का सुझाव जो है ये देता है, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा ही बताता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज लोग, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं वही तो EPFO में रजिस्टर होते हैं ना। सब्जी बेचने वाला तो EPFO में नहीं जाता है बेचारा, उसके लिए तो अलग गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हुई है। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में एक
पर्टिकुलर तनख्वाह पे काम कर रहे हैं वो लोग ईपीएफओ में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगा इसका मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए नरेगा के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो काम की मांग में अब वृद्धि हुई है। पहली बात तो ये कि जो नरेगा रोजगार था वो तालाबंदी के दौरान चरम पे था। लॉकडाउन भले ही था लेकिन नरेगा के अंदर रोजगार चरम पे था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो कोविड की दूसरी लहर आई तो नरेगा की मांग स्थिर हो गई, यानी कि दूसरी लहर चली गई, अब जो है मांग स्थिर हो गई है, उसमें कुछ बढ़ाव या घटाव नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कुल नरेगा रोजगार की बात की जाए तो ये महामारी से जो पहला स्तर था उससे अधिक है। इसके जो है ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला लॉकडाउन लगा तो चरम पे इस टाइम जो है इसकी मांग है। आपको प्रीलिम्स में इस स्टेटमेंट से ज़रूर उलझा सकता है कि लॉकडाउन के टाइम पे नरेगा में रोजगार की मांग सबसे कम थी, जो कि लगता भी है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, माइग्रेशन हुआ था, मजदूर सब वापस गांव लौट रहे थे, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट था। सर्वे ऐसा कहता है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये लगभग कांस्टेंट चला, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, अगेन फिर ये बढ़ा और अभी डिप हुआ है बल्कि, और अब ये लगभग कांस्टेंट पे चल रहा है, ऐसा सर्वे ने कहा है। तो ये एक ट्रिकी सी स्टेटमेंट यहाँ पे है, एक ट्रिकी डाटा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है ASER, उसके आंकड़े बताते हैं कि जो 6 से 14 साल की आयु के बच्चे जिनका जो है नामांकन स्कूलों में नहीं है वो बढ़ा है। 18 में अगर वो 2.5% था तो 21 में वो 4.6% हो गया है, यानी कि बच्चे स्कूलों से ज़्यादा बाहर है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के एडमिशन पर बहुत फ़र्क पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और 7 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के बीच में तो ज़्यादातर बढ़ा है, तो कहीं ये ऐसा तो इंगित नहीं करता कि इन बच्चों को रोजगार में लगा दिया गया है। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसके इन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं कि महामारी के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे वो निजी से सरकारी स्कूल में जो है शिफ्ट हुए हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, सर्वे ने ये भी बताया है। जैसे कम लागत वाले जो निजी स्कूल थे वो बंद हो गए थे, प्राइवेट स्कूल तो महंगे होते हैं ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कम लागत वाले निजी स्कूल बंद हो गए होंगे, तो इसीलिए बच्चे सरकारी में चले गए। दूसरा क्या है, अभिभावकों की आर्थिक तंगी, फीस पे ही नहीं कर सकते तो क्या करें। फिर सरकारी स्कूलों में क्योंकि मुफ्त सुविधाएं मिल रही थी, लॉकडाउन में हर कोई परेशान था, अगर सरकार की सुविधाओं का फायदा कहीं मिल रहा है तो पेरेंट्स बच्चों को वहीं भेजेंगे। इसके अलावा क्योंकि लोग गांव में वापस जा रहे थे शहरों को छोड़ के, तो उन्होंने गांव के सरकारी स्कूलों में शायद अपने बच्चों का एडमिशन कराया हो। ये कुछ रीजंस थे जो निजी से सरकारी स्कूलों में बच्चों के ट्रांसफर को बताते हैं या जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद देखिए सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, तो नेट जीरो बाय 2070, यानी कि 2070 तक भारत कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जीरो एमिशन जो है इसका करेगा, ये टारगेट हमने रखा है, ठीक है। और इस पे इसी बात को लेके सर्वे। अब कुछ चिंताएं हैं लेकिन कुछ उम्मीद की किरण भी है। पहले चिंताएं समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो एंड करेंगे हम उम्मीद की किरण पे। देखिए क्या है, एक तो नई लहर और जो अभी वेरिएंट आते जा रहे हैं अलग अलग, इससे मुद्रास्फीति पे देखिए असर देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तो अलग अलग वेरिएंट आते जा रहे हैं, ये अपने आप में चिंता की बात है। दूसरा महंगाई, मैंने आपको बताया था WPI तो भी 2 डिजिट पे ही चल रहा है, और CPI भी अभी जो है रेंज में जस्ट आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीय बैंकों में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, उनको स्टिमुलेशन देना पड़ेगा। बैंकों के अंदर लिक्विडिटी कम है, अगर बैंकों में लिक्विडिटी कम होगी तो वो लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नई नई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां कम होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है 5.6% पे था, थोक मूल्य जो सूचकांक था वो तो दोहरे अंकों में है। इसके अलावा आयातित मुद्रा स्फीति है। देखिए आयातित मुद्रास्फीति, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अगर वहाँ रेट बढ़ जाएंगे तो हमारे यहाँ रेट बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम महंगाई को भी बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, ये चिंता की बात है। अब कुछ उम्मीद की किरण भी है, सिल्वर लाइनिंग क्या है, तो देखिए पिछले 2 सालों में हमारा
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो सरप्लस पे रहा, जिसकी वजह से डॉलर्स हमारे पास आए, उसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा। फॉरेक्स रिजर्व आने की वजह से जो आने वाले टाइम के चैलेंजेस रहेंगे, तेल के प्राइस में कुछ अप एंड डाउन होगा तो गवर्नमेंट उसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यही बताया कि उच्च विदेशी मुद्रा भंडार रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है हमारे यहाँ बढ़ा है, ठीक है, निर्यात आय हमारे यहाँ बढ़ी है। इस सब को मिलाने की वजह से एक बफर हमारे पास बन गया है। अगर आने वाले टाइम में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो बफर हमारा काम करेगा। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 था। मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा दूँ, सामान्य भाषा में समझाऊँ और आपका टाइम कम लगे। तो हमने लगभग देखिए चैप्टर 2 और चैप्टर 1 मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। इसके बाद के चैप्टर्स थोड़े आसान हैं, उनमें इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, तो हमें उनको कवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।